हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 70th बीपीएससी की मेंस स्ट्रैटेजी। 70वीं बीपीएससी जो कि 13 दिसंबर को इसका पीटी का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये पीटी का एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही खास है। एक तो जो इतनी हाई वैकेंसी है, 2000 प्लस वैकेंसीज़ है। दूसरी जो बीपीएससी ने आर्बिट्रेजनेस दिखाया है, जो पैटर्न दम 360 डिग्री बदल दिया है क्वेश्चन का, उसके अराउंड भी। एंड तीसरा जो पेपर लीक हुआ है बापू परीक्षा केंद्र पटना में, उसके रिगार्डिंग। एंड चौथा जो चेयरमैन सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें उनका जो मूड था और उन्होंने जो डिसीज़न लिया कि सिर्फ उसी परीक्षा केंद्र में परीक्षा रद्द होगी और वहीं री एग्ज़ाम होगा। सो कंसिडरिंग ऑल दिस बीपीएससी इज़ रियली स्पेशल तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट येस इट इज़ काइंड ऑफ स्पेशल इन इट्स ओन फॉर्म। और अब आपके पास जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 70th बीपीएससी दिया है, पीटी दिया है, उनके पास दो चॉइस है। या तो वो आवाज़ उठाएं कि परीक्षा पूरी तरह कैंसिल की जाए, सारे सेंटरों में कैंसिल की जाए। कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि एक जगह अगर पेपर लीक हुआ है तो दूसरी जगह पेपर नहीं पहुंचा हो। इंटरनेट का ज़माना है, ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन ही ज़माना है। इंटरनेट से तो एक सेकंड में इधर से उधर हो जाता है इन्फॉर्मेशन। और दूसरा ऑप्शन यही है कि 70th पीटी तो हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेज जो है मेंस का, उस मेंस में लग जाए। पहले ऑप्शन में जितना भी चेयरमैन सर ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो एक बात में तो वो एडमेंट है कि वो री एग्ज़ामिनेशन फिर से नहीं लेंगे। एंड उनकी जो मूड है, उनकी जो बोलने की शैली है और वो जो आर्गूमेंट्स देते हैं, अपनी रीजनिंग देते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो री एग्ज़ाम लेंगे, वो फेवर करेंगे इस चीज़ को। जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, नहीं हुआ है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है, बीपीएससी की तरफ से हुआ है, तो उसमें जो भी उन्होंने फैक्ट्स पाए हैं, उस आधार पे मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी मूड में है कि पूरे 70th बीपीएससी पीटी को कैंसिल करें और री एग्ज़ामिनेशन ले। तो यू लेफ्ट विथ सेकंड ऑप्शन कि आप मेंस की तैयारी चालू कर दें। और तो आपको पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। एंड मेंस ही एक ऐसा स्टेज है जिसमें इसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके रैंक के लिए। उतना इंटरव्यू भी नहीं है आपका, रैंक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंस के मार्क्स। तो पीटी बस क्वालिफाइंग होता है, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हों, आई वुड से कि आप पीटी में, मेंस में तो एकदम लग जाइए। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए इतना सब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैला हुआ है कि कट ऑफ 100 प्लस जाएगा, 110 प्लस जाएगा, 105 प्लस जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, कंपेयरिंग विद द 67 बीपीएससी जहाँ 113 कट ऑफ गया था। तो बट यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था। यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो अभी की वैकेंसी की 1/3 वैकेंसीज थी। तो ये सब फैक्टर को आप कंसिडर करोगे। साथ साथ 67 बीपीएससी इतनी बार पोस्टपोन हुआ, इतनी बार हुआ, एक टेंटेटिव देते जा रहे थे वो कि 1 महीने बाद होगा, इस मंथ होगा, इस मंथ होगा। तो बच्चे कंटिन्यूसली इसमें लगे हुए थे। मैं ये नहीं बोली कि 70th बीपीएससी में नहीं लगे हुए थे, लगे हुए थे, बट यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पे 20-20 दिन पे, 10-10 दिन पे टेंटेटिव डेट दिया जा रहा था। तो इतना कम दिन का टेंटेटिव डेट दिया जाएगा तो बच्चे एकदम लग जाते कि अच्छा अब तो 10 दिन बाद एग्ज़ाम होना ही है, अब तो 10 दिन बाद एग्ज़ाम होना ही है। और जो पैटर्न हमें पता था पहले से कि 60 बीपीएससी का तो पैटर्न हमेशा फैक्चुअल बेस ही रहता है, तो उसी पैटर्न पे तो 67th भी रहेगा, इसीलिए मार्क्स इतना बूम किया। इस बार का कट ऑफ पिछले बार की ही तरह रहेगा, 69 या 68 के बीपीएससी के कट ऑफ जैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा, इसके भी पीछे रीजनिंग है। पहला, चेयरमैन सर ने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन होगा जो यूपीएससी के पैटर्न पे होगा, जो बिल्कुल ही नहीं रहा। सेकंड, जिससे क्या हुआ,
सेकंड पे बात कर लेते हैं। दूसरा निगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 है। तीसरा कि वैकेंसी ज़्यादा है, 2000 वैकेंसीज है। अब जब और चौथा होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर किए हैं। अब पहला यूपीएससी के पैटर्न पे सर ने बता दिया, अब यूपीएससी के पैटर्न पे तो आया नहीं, बट ये जो मैसेज बाहर गया इससे क्या है, जो भी एसएससी के, रेलवे के, ग्रुप डी के बच्चे जो तैयारी करते थे इन सभी एग्ज़ाम का, जो लूसेंट बेस्ड अपनी प्रिपरेशन रखते हैं, वो रेजिस्ट करने लगे कि ये मैं जाके क्यों दूंगा। एक तो रीज़न ये भी है कि मैं जाके क्यों दूंगा, प्लस जो सेंटर है वो इतना दूर दिया गया, बच्चों की तैयारी थी नहीं, उनको पता था यूपीएससी बेस पैटर्न पे आएगा, 69 जैसे आएगा, 68 जैसे आएगा, वैसे भी मेरा नहीं होना है, तो फिर मैं क्यों इतना ठंड में करा के कि ठंड में इतने दूर दूर जाकर ट्रैवल करके उस सेंटर पे एग्ज़ाम दूँ जाके। ये हुआ। तो जो एक्चुअल बच्चे थे, बहुत बच्चों ने तो फॉर्म ही नहीं भरा, और जो बीपीएससी के लिए एक्चुअली तैयारी करते थे उन्होंने फॉर्म भरा, कुछ बच्चों ने जो बाहर के भी थे, जो लूसेंट बेस्ड पढ़ाई करते थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा। तभी फॉर्म, जब 2000 प्लस वैकेंसी है तब भी फॉर्म आपका 5 लाख ही गिरा है। एंड इस वजह से जो अपीयरेंस था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, वो घट के 3 लाख ही रह गया। ये हो गया एक रीज़न। दूसरा रीज़न कि निगेटिव मार्किंग है 1/3 एंड वैकेंसी कितना है, 2000 प्लस वैकेंसी है, तो इसका 10 टाइम्स हम अगर लेंगे तो 20K के अराउंड प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। और इतना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पेपर कितना भी इजी जाएगा, इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है या तो 69 के बेस पे रहेगा, 68 के बेस पे रहेगा, या उससे कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 90 ±5 आप रख लीजिए, उस हिसाब से ही कट ऑफ रहेगा आपका। तो ये आपका रहा एनालिसिस की कट ऑफ क्या रहेगा। अब देखिए कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन का लेवल नहीं इन्वॉल्व है, इसमें अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, तो इसका कट ऑफ प्रेडिक्ट करना इज कंफ्यूजिंग। तो हम कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर मेरा कट ऑफ 80 75 से भी तक आ रहा है, हम मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस की तैयारी इज़ नो वेस्टेज। आप अभी मेंस की तैयारी करोगे वो बाद में भी काम देगा, इवन फॉर द यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी बाद में स्विच करना चाहो तो मेंस की तैयारी में लग जाइए, इतना एनालिसिस मत कीजिए। ये एनालिसिस मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट में आके बोलते हैं मेरा ये हो रहा है, मेरा ये कट ऑफ जा रहा है, आप मेंस कर रहे हैं, कट ऑफ खेल रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। आपका जो भी हो रहा हो, आई वुड से कि बाकी लोगों को जो करना है करने दीजिए, आपको अपने लेवल से समर्थन देना है, दीजिए समर्थन, बट साथ साथ आप मेंस का भी प्रिपरेशन कीजिए। आप दोनों बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। अगर आपका नहीं अच्छा गया है और आप चाहते हैं कि बीपीएससी ये करे वो करे, ये आपके हाथ में नहीं है और ये ना मेरे हाथ में है, बट हाँ आप आवाज़ दे सकते हैं, आप समर्थन दे सकते हैं, आप दीजिए अपने लेवल पे समर्थन, बट साथ साथ आप मेंस भी करिए कि अगर आप वो जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो आपके फेवर में नहीं आया, वो अगेंस्ट में ही आ गया और आपका रिज़ल्ट हो गया, ये सारे फैक्टर्स को मिला के भी आपका रिजल्ट हो गया, आप जो कट ऑफ आपने सोचा था उतना कट ऑफ नहीं गया और आप पीटी क्वालिफाई कर गए, तो आपके पास एक साथ साथ एक मेंस का भी तैयारी रहना चाहिए, सो डैट आपको रिग्रेट ना हो कि काश मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता और मेंस में लग जाता। तो मेंस के टाइम रिग्रेट से बचने के लिए मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, जो मेन मुद्दे पे आते हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जितनी भी मेन से रिलेटेड क्वेरीज है, डाउट्स है, क्वेश्चन है, हम सारे उस क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद जो बच्चे पूरी तरीके से देखेंगे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई अश्योर यू। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें जितने भी मेन से रिलेटेड डाउट्स बच्चों के उठते हैं, मेरे पास टेलीग्राम के थ्रू आते हैं, पर्सनली आते हैं, वो सारे चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसमें हम पहले समझेंगे कि मेंस का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, हमारे पास एक्चुअल कितना मंथ्स है मेंस के करने के लिए, एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। हम इसमें बात करेंगे सिलेबस और पीवाइज की, उसका आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको एनालिसिस कैसे करना है, टाइम मैनेज कितना होगा, शॉर्ट आंसर को कितने टाइम में लिखे, लॉन्ग आंसर को कितने टाइम में लिखे, कितने पेजेस में लिखना है, और ऐसे कैसे कवर करें, ऑप्शनल कैसे कवर करें, हिंदी क्वालिफाइंग के लिए क्या करें और डीआई के लिए क्या करें। तो इन सारे बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद
मेन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मेन से रिलेटेड ही हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। जो इस वीडियो में मैं आपको एक प्लान बता रही हूँ वही प्लान मैं मेंटरशिप में फॉलो करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेंटरशिप ही ज्वाइन करेंगे तभी होगा। अगर आप इस जो हमारा जो प्लान है उसको आप सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेंगे तो आई एश्योर यू कि आपका जो मेंस है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। और अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप मेंस में जाके वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, आपका मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता और आपका फाइनल रिजल्ट भी आएगा विथ मच बेटर रैंक, बहुत अच्छे रैंक से आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तो ऑप्शन, सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन तो यही है कि क्या टेंटेटिव डेट है, क्योंकि जो बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो अपडेटेड तो है नहीं, वो तो पुराना ही वाला है। वो 30 सितंबर को जो पीटी होने वाला था वही वाला कैलेंडर है। तो हम इसी को एनालाइज करते हैं। बीपीएससी ने बोला कि 30 सितंबर को पीटी लेने वाला था और जो मेंस का एग्ज़ाम लेने वाला था वो 3 से 7 जनवरी तक का लेने वाला था मेंस का एग्ज़ाम। अब इन बीच में कितना मंथ्स हमें मिल गया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो 3 महीना तो मिला अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कैलेंडर, अगर वो पहले वाला जो भी टाइमलाइन उसने दिया था उसके हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसा बताया गया, चेयरमैन सर ने बताया कि री एग्ज़ाम होने वाला है। अब री एग्ज़ाम होगा तो 3 मंथ से तो कम तो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही चला जाएगा। ये 4 मंथ्स भी हो सकता है, 3 to 4 मंथ्स हो सकता है। तो मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ कि आपके पास टेंटेटिव मंथ्स कितना है प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने एवरेज लिया है 3.5 मंथ्स। 3 से 4 महीना है आपके पास कंसिडरिंग दिस री एग्जामिनेशन। तो ये मैंने उसका एवरेज ले लिया कि 3.5 मंथ्स है आपके पास और 3.5 मंथ्स में आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है। और ये टाइमलाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने जो सिलेबस है उसको तोड़ेंगे। हमारे पास ये टाइमलाइन होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इतना मंथ है, हमको इतने मंथ में ही मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारे पास 1 ईयर नहीं है तो हम 1 ईयर प्लान को फॉलो नहीं कर सकते। हमारे पास जितना टाइम है उस हिसाब से हम मोल्ड करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया हम टेंटेटिव कितना मंथ्स है एक्चुअली आपके पास इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो लेट मी थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। तो आपके पास टोटल कितने मंथ्स हो गए, 3.5 मंथ्स हो गए मेंस के लिए। ये मैंने टेंटेटिव बताया है, इससे एवब ही जाएगा, इससे कम तो मुझे नहीं लगता जाने वाला है। अब हम समझते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को। एग्ज़ाम के पैटर्न को हम पहले समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है मेंस के पैटर्न को। तो मेंस में 5 पेपर्स होते हैं टोटल, जिसमें कि 3 आपके मेन पेपर होते हैं एंड 2 क्वालिफाइंग होंगे। क्वालिफाइंग को फिनिश कर लेते हैं। इसमें 2 क्वालिफाइंग में एक हिंदी क्वालिफाइंग होगा, जनरल हिंदी, एंड एक होगा आपका ऑप्शनल। ये सब्जेक्टिव ही होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। पहले ये भी सब्जेक्टिव होता था जिसको 68 ऑनवर्ड से ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, एमसीक्यू टाइप कर दिया गया। क्वालिफाइंग मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। इसका जो मार्क्स आप लाओगे वो आपका रैंक कैलकुलेट करने में ऐड नहीं होगा, ये बस आपको क्वालिफाई करना है, मतलब इसमें पास ही मार्क्स ला के आपको क्वालिफाई कर देना है। 33%, इसमें भी 30 एंड 40% ऐसे करके है। ये आप नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। तो बस इसको क्वालिफाई करना होता है। अब 3 मेन पेपर है, GS1, GS2 एंड एसे। एसे भी पेपर 68 से जब ऑप्शनल हटा तो 68 से एसे एक नया पेपर आ गया। अब GS1 में हमारे पास 3 सेक्शंस है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। GS2 में हमारे पास 3 सेक्शन है, पॉलिटी, इको एंड जियो एंड साइंस डे। तो ये हमारे पास सेक्शन हो गए। एंड एसे में 3 एसे आएंगे आपको, इसमें भी 3 सेक्शंस बटे होते हैं। तो 3 सेक्शन मतलब हर सेक्शन में एक एसे लिखना है तो एक। और जो सारे पेपर होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, 3 आवर्स के सारे पेपर होते हैं।
क्वालिफाइंग पेपर जो ऑप्शनल पेपर होता है वो सिर्फ 2 आवर का ही होता है। आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद आ रहा है ये 2 ही आवर का होता है। बाकी जो भी आपके लिखने वाले पेपर होते हैं वो सारे आपके 3 आवर के होते हैं। इवन दी हिंदी पेपर 3 आवर का ही होता है। तो ये हो गया ओवरऑल पैटर्न मेंस का कि कौन कौन पेपर होंगे, उस पेपर में क्या क्या पार्ट होगा, वो हो गया। सो दैट हम जो आगे स्ट्रैटेजी बनाएंगे हमारे पास ये फ्रेमवर्क, ये पैटर्न होना चाहिए कि मुझे कितने सब्जेक्ट्स को एड्रेस करना है। तो ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। तो ये भी 68 बीपीएससी ऑनवर्ड चेंज हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन का। और ये भी मिड मतलब पीटी हो गया, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है उसके 10 दिन पहले ये अपडेट होता है कि ये पैटर्न चेंज हो गया है। 10 दिन या 20 दिन पहले ऐसे ही अपडेट हुआ कि ये पैटर्न चेंज हो गया। उस हिसाब से अपने आप को हम लोगों ने मोल्ड किया कि हाँ अब इतने क्वेश्चंस आएंगे तो उस हिसाब से अपनी स्पीड भी बढ़ानी है और उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके अपने कॉपी को कंप्लीट करना है, जितना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो GS 1 में जैसा मैंने बताया 3 सेक्शन है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड DI। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन एंड DI से 2 क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन में भी है कि एक क्वेश्चन जो होगा उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एंड 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दोनों 38 मार्क्स के होंगे। उसी तरह CA में करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन जो होगा उसमें 5 शॉर्ट्स होंगे और इसमें 2 लॉन्ग होंगे एंड अगेन 2 तो DI का होगा। तो अगर टोटल इसमें जोड़े तो 5+2 करंट हिस्ट्री में हो गया, 5+2 करंट अफेयर्स में हो गया एंड 2 हो गया आपका DI। तो अगर हम टोटल क्वेश्चन इसमें देखें तो कितने हो गए 14 एंड 16। तो 16 क्वेश्चंस आपको DI में होंगे। और ये क्वेश्चन का मैं एनालिसिस इसलिए कर रही हूँ, सॉरी GS 1 में होंगे। और ये क्वेश्चन का एनालिसिस मैं इसलिए कर रही हूँ सो डैट हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से आपको पेपर को कंप्लीट कर पाओगे आप। अब हम GS 2 में आते हैं। GS 2 थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसमें 2 DI के क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हो गए हैं। अब GS 2 में हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस है, इको एंड जियो है एंड साइंस टेक है। अब पॉलिटिकल साइंस में अगेन यही वाला पैटर्न चलेगा, 5 शॉर्ट प्लस 2 लॉन्ग। इसमें भी 5 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग, फिर इसमें 5 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। टोटल क्वेश्चन आप जोड़िए, ये कितने हो गए 7 हो गए, 7 हो गए और ये कितने हो गए 6 हो गए। तो टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जिसमें से 15 शॉर्ट होंगे एंड 5 आपके लॉन्ग होंगे। तो इतने कंप्लीट करने हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं जो एसे का पेपर है। एसे का पेपर 3 सेक्शंस होंगे। 3 सेक्शंस में आपको हर सेक्शन में एक एक एसे करना है। तो टोटल कितने एसे हो गए 3 एसे हो गया। 3 घंटा है आपके पास, तो ये तो इजी है कि हर 1 घंटे में आपको एक एसे लिखना है। बाकी छोटे और बड़े क्वेश्चन का GS 1 और GS 2 में कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइम को कैसे डिवाइड करके इसको मैनेज करना है। तो ये आपके हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब हम सिलेबस और रोल ऑफ PYQ पे आते हैं। अब हम बेसिकली मूव कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है BPSC का और उससे आप कितना डिड्यूस कर पाते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो लेट मी ओपन द सिलेबस ऑफ मेंस। सो ये मेंस का सिलेबस है GS 1 और GS 2 का। अब GS 1 में आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, ये चीज़ हो गया। अब पेपर 1 का यहाँ पे ये दिया हुआ इन पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द country as well as the history of Bihar. It has question on the Bihar role in the freedom struggle. Question will relate to the Santhal uprising 1857 in Bihar, Birsa Munda, Champaran Satyagraha, Quit India movement. Knowledge of modern Pala and Patna Kalam painting will be expected. It also includes question from the Gandhi, Tagore and the Nehru. एंड स्टैटिस्टिकल का दिया हुआ है कि DI में क्या क्या पूछेगा। सेकंड पॉलिटी में भी देखो आप कि बहुत ब्रॉड टर्म में दिया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार,
एंड साइंस टेक मीन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो इसको पढ़ के आप ना मतलब हिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत टॉपिक्स को निकाल लेते हो, लेकिन बाकी सब जो सेक्शन है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इको एंड जियो, साइंस टेक, इससे आप ना टॉपिक्स नहीं निकाल पाओगे कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो इसको देख के आपने क्या डिड्यूस किया कि जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉडली लिखा हुआ है, ये बहुत ब्रॉडली लिखा हुआ है, इससे मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। मुझे बस इतना पता चल रहा है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस था उसी डायरेक्शन में मुझे पढ़ना है, बट प्रीलिम्स की तरह नहीं पढ़ना है। जो अप्रोच है वो प्रीलिम्स की तरह नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, हमारे पास सिलेबस तो हम डिड्यूस ही नहीं कर पाए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे विद द PYQs। तो आपने अगर मुझे पहले से फॉलो कर रखा है मेरे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो हमेशा PYQs बेस्ड रहती है। क्योंकि मैंने भी जब सिलेबस पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहा है। सिलेबस इतना ब्रॉड है, इसमें मैं क्या समझूं कि इंडिया के इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशंस और नेशनल न्यूज़ सब कवर करेगा, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे डिड्यूस होगा वो, तो ये कैसे पता चलेगा। BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मतलब BPSC ने अभी तक के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं उससे मुझे पता चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए, है ना। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स होंगे पढ़ा होगा कि ये कब हुआ, कौन से लीडर थे इसमें, कौन सा स्लोगन इसमें दिया गया, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसके बाद क्या लिया गया, क्या रिजल्ट हुआ इसका, ये आपने ब्रॉडली बस पढ़ा होगा। अब ये तो प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा, जो कि मोस्टली क्या था, फैक्चुअल था, एंड आपने थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड कर लिया सो डैट अगर स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं इस एग्ज़ाम में। अब आपको इसको मेंस के लिए पढ़ना है। तो जब आप मेंस के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसमें आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, एक क्वेश्चन तो आपको ये दिखेगा। फिर आपको दिखेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ JP नारायण इन क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर आपको दिखेगा द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, रिलेवेंस ऑफ डू एंड डाई स्लोगन। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको फ्रेम मिल गया। ये कहाँ से मिला, ये मैंने अब खुद से नहीं लिखा है, ये PYQs में ही है। वर्डिंग अलग होगी बट जो एसेंस है क्वेश्चन का वह यही है। अब आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पे अपना नोट्स बनाना है या इसको पढ़ना है। अगर आप कोई भी रेफरेंस भी यूज़ कर रहे हो नोट्स का, तो आपको इस नोट्स से क्या पढ़ना है आपको PYQs से पता चल गया। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपको एक डायरेक्शन पता चल गया कि आपको किस बेसिस पे नोट्स बनाना है। तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट पे नोट्स बनाओगे तो बेसिक से बेसिक स्टूडेंट को भी ये पता होता है कि जब भी हम किसी टॉपिक पे नोट्स बनाते हैं, कुछ चीज़ तो हमेशा लिखते हैं। हम उसका थोड़ा सा 2-3 लाइन का इंट्रो लिखेंगे कि क्या हम इंट्रो में बताएंगे कि ये कब हुआ, क्यों हुआ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉजेज़, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आया, ये हम लिखेंगे। इतना तो आप बेसिक लिखोगे, बट इतने से अब नहीं काम चलेगा। हमें मेंस में जितने पैरामीटर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी एड्रेस करना होगा। सिंस आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बिहार के एस्पेक्ट्स को आपको हर चीज़ में इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार लिखोगे आप इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब आप ये चीज़ एड्रेस कर रहे होगे तभी आपको एक नाम भी दिखेगा JP नारायण। तो आपने जब एक क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया है, PYQ एनालिसिस कर लिया है, तो आपको हिट होगा कि JP नारायण वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी पॉइंट में आप इसको भी इंक्लूड कर दोगे तो ये वाला भी जो पार्ट है आपका इस नोट्स में कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पॉन्टेनियस नेचर था। अब आप इसको अलग से हैंडल करोगे कि क्यों स्पॉन्टेनियस था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप इसके लिए 4-5 पॉइंट रेडी रखोगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया या मुझे कुछ ऐसा इसी से रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं ये सारा पॉइंट्स डाल दूंगा।
फिर उसके बाद पता है कि डू एंड डाई मूवमेंट का स्लोगन यूज़ हुआ था, तो आप इसका भी रिलेवेंस डालोगे कि डू एंड डाई को स्लोगन का क्या रिलेवेंस हुआ, जो पैट्रियटिज्म फीलिंग थी वो किस लेवल तक पहुंच गई थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे। ये हो गया हिस्ट्री को लेके। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अभी आपने देखा कि इको एंड जियो में जो हमने सिलेबस देखा उसमें क्या मेंशन है, इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी। इसमें कहीं नहीं मेंशन है कि हमें एग्रीकल्चर पढ़ना है, हमें इंडस्ट्री पढ़ना है, हमें पॉपुलेशन पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़नी है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें मिलेंगे PYQs से। अब आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर बोल के आपको नहीं समझ में आएगा कि आप किस किस टॉपिक पे इस पे नोट्स बनाओ। आपको ये डायरेक्शन ही नहीं मिल पड़े कि हम एग्रीकल्चर पे क्या करें। हम क्या करेंगे कि हम बस डेफिनेशन लिखेंगे इसका कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ये तो नहीं है, ये तो मीन्स नहीं है। तो मुझे ये डायमेंशन कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा PYQs से। तो जब आप PYQs देखोगे तो देखोगे कि एग्रीकल्चर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो एग्रीकल्चर पे क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि अब बताइए कि बिहार में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है, पहला क्वेश्चन। फिर बताइए कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद पूछ रखा है कि एग्रीकल्चर बिहार की इकोनॉमी में काफ़ी सिग्निफिकेंट रखता है एग्रीकल्चर, इसको और हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्रीकल्चर पे। फिर पूछ रखा है कि इरिगेशन फैसिलिटी एग्रीकल्चर को लेके। फिर पूछ रखा है साइंस टेक इन एग्रीकल्चर, कौन कौन से हमने अभी साइंस टेक टेक्नोलॉजी को इनकलकेट किया एग्रीकल्चर में। फिर पूछ रखा है काफ़ी डिफरेंट स्कीम, फॉर एग्जांपल PM किसान योजना, एग्रीकल्चर रोड मैप। तो ये डायरेक्शन आपको कहाँ से पता चला, ये सारे जो टॉपिक्स है आपको कहाँ से पता चले, सिलेबस में नहीं दिया है, कहीं एक जगह जॉट डाउन करके भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको कहाँ से पता चला, PYQs से पता चला ये। ठीक है, अब ये सारे जो टॉपिक हैं, तो जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई स्टार्ट करोगे, अपनी मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो आई वुड से कि पहला चीज़ आप करना PYQs का एनालिसिस करो और एक टॉपिक लिस्ट बनाओ सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का बनाएंगे, करंट अफेयर्स का बनाएंगे, पॉलिटी का बनाएंगे, साइंस टेक का बनाएंगे एंड इको एंड जियो का बनाएंगे। टॉपिक लिस्ट आपका तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नोट्स पे जाओगे। या तो नोट्स खुद के बनाओ, या उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई रिलेवेंट नोट्स, रिलायबल नोट्स को लेके बैठो और उससे फिर A1 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाओ, सो डैट जब आप बाद में रिवीजन करो तो आपको आसानी हो रिवाइज करने में। अब जो हमारी जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम क्या करेंगे कि आपको टॉपिक का लिस्ट हम देंगे, उस टॉपिक के लिस्ट के साथ भी हम आपको डेली टारगेट देंगे कि आज आपको ये चीज़ करनी है। उस डेली टारगेट में मान लीजिए 4 टॉपिक हैं, तो 4 टॉपिक का आपको नोट्स भी देंगे। उस नोट से आपको कैसे शॉर्ट नोट्स अपना बनाना है रिवीजन के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। एंड प्लस 4 डेज़ के अंदर इंटरवल में आपकी टेस्ट होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जिसका आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। और ये जो टेस्ट होगा ये कंपलसरी होगा। इसके बारे में मैं आगे लास्ट में बात करूँगी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो ओवरऑल आपको किस तरीके से मेंस को लेके चलना है वो इस तरीके से लेके चलना है। PYQ इज़ योर नॉर्दर्न स्टार, वही आपको गाइड करेगा कि मेंस का किस डायरेक्शन में हमको मोड़ के लेके जाना है। जो भी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उनके तो सारे मेंस के जो क्या बोलते हैं नोट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो चाहे बी इट हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस टेक, इको एंड जियो, पॉलिटी, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही होलिस्टिक नोट्स, आप लोग का अपना ओन रिटन नोट्स बना हुआ है। उसमें बस क्या करना है, जो इधर के करंट अफेयर्स हैं जो प्रीलिम से आप स्विच कर गए थे, तो बस उतने करंट अफेयर्स को उस टॉपिक्स में ऐड ऑन कर देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग कीजिए। ऑलराइट,
तो ये हो गया सिलेबस और रोल ऑफ PYQs। अब हम देखेंगे कि इस सिलेबस को विथ इन टाइमलाइन हम कैसे कंप्लीट करें। तो आपको अभी मैंने टाइमलाइन बताया कि क्या है टाइमलाइन। 3.5 मंथ्स मैं लेके चल रही हूँ कि 3.5 मंथ्स है। ये वीडियो 18 दिसंबर को जा रही है, तो इधर आपका 10 दिन हो गया, पूरा जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, एंड इसी को मिला के थोड़ा 3.5 मंथ्स हो गए आपके। अब मुझे GS1 GS2 A से सब कंप्लीट करना है। तो इस 3.5 मंथ्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक हो गया आपका 1.5 महीना का, एक हो गया आपका 2 महीना का। 1.5 महीना में GS1 प्लस ऐसे लेके चलेंगे हम, इसमें हम GS2 और प्लस ऐसे भी लेके चलेंगे अगर ऐसे का पोर्शन बचा रह गया तो। GS2 के लिए 2 महीना मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो इको एंड जियो वाला पोर्शन है काफ़ी वाइड है, बहुत डायनेमिक है, तो इसीलिए हम GS2 में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अलॉट करेंगे। एंड ज़्यादातर लोगों बच्चों को जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखा गया कि GS2 में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए GS2 को 2 मंथ्स लेंगे। और ये जो प्लान हम बता रहे हैं यही प्लान मेंस का मेंटरशिप का प्लान हमारा है। अगर आपको ज्वाइन करना करिए, नहीं करना इट्स ऑल ओके, सब यूट्यूब पे है, बस इसको फॉलो कर लीजिए विथ फुल डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। अब 1.5 मंथ्स है, GS1 एंड ऐसे को लेकर चलना है, ये ऐसे है। तो GS1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स है एंड ऐसे भी है। तो शुरू के 1 वीक तो आप बस हिस्ट्री और करंट अफेयर्स लेके चलिए। इसके आपने टॉपिक लिस्ट तैयार कर लिया, जैसे मैंने पहले बात की कि PYQ से आपने टॉपिक लिस्ट तैयार कर लिया। उसको 1.5 महीने के अंतराल में बांट दीजिए कि एक दिन में मुझे 2 टॉपिक करना है, हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का 2 टॉपिक करना है। तो 1 वीक तो आप ये लेके चलिए। सेकेंड वीक से आप क्या कीजिएगा कि इसमें ऐसे भी डाल दीजिएगा, मतलब 2 दिन पे मुझे 1 टॉपिक का ड्राफ्ट ऐसे बनाना है। मतलब ऐसे लिखना नहीं है, उसका ड्राफ्ट तैयार करना है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, किसी स्टोरी से स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद क्या क्या डायमेंशंस को कवर करेंगे, फिर कैसे कंक्लूजन होगा, बॉडी में क्या क्या होगा, कोई कोटेशन डालना है तो कोटेशन का एक अलग आपका नोट्स बनेगा। वो आप नेक्स्ट वीक से, सेकेंड वीक से आप ऐसे को भी इंक्लूड कर देंगे। फिर सेकेंड वीक ही ऑनवर्ड आपको डेली 1 DI को बनाना है विथ कैलकुलेटर, नॉट विथ मोबाइल, नॉट विथ कंप्यूटर, गूगल के कैलकुलेटर को यूज़ करके नहीं, मुझे एक्चुअल कैलकुलेटर लेके बनाना है, सो दैट्स मुझे प्रैक्टिस हो जाए, मेरे फिंगर्स वहीं पे गिरे। वहाँ पे जाके मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, एग्ज़ाम हॉल में जाके मुझे नहीं करनी, मुझे पहले से ही तैयार होके जाना है। तो ये आपका रहेगा। जैसे ही आपका GS1 ऐसे 1.5 महीना बहुत है, ऐसे के लिए बहुत सारे टॉपिक आपके ड्राफ्ट बन जाएंगे और 1.5 महीना काफ़ी है ऐसे के लिए। तो ऐसे एंड GS1 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ सिर्फ 1.5 महीना आपको ये कंप्लीट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से कुछ इंटरवल पे आप आंसर राइटिंग करोगे। डेली कर सकते हो तो डेली करो। मेंस मेंटरशिप में हमने 4 दिन पे आपका टेस्ट रखा है, और जो कि कंपलसरी टेस्ट है आपका। जो टॉपिक हम देंगे उसी टॉपिक्स में से, मान लीजिए आपको 10 टॉपिक दिया गया 4 दिन में, या 20 टॉपिक, 15 टॉपिक दिया गया, तो उस 15 टॉपिक में हम आपको टॉपिक नहीं बताएंगे कि हम किस टॉपिक पे देंगे, हम किसी भी टॉपिक पे आपको मेंस का आंसर क्वेश्चन दे देंगे और आपको उसको आंसर राइटिंग करके सबमिट करना है। फिर उसकी डिटेल एनालिसिस होगी एंड मेरे तरफ से एक लाइव आंसर राइटिंग वीडियो भी जाएगा, जिसमें जो भी आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा उसका एक मॉडल आंसर मैं बताऊंगी कि कैसे आप इसको लिख सकते थे, अप्रोच कर सकते थे। तो ये आपका हो गया GS1 एंड ऐसे का। GS2 के लिए 2 मंथ्स है, तो इसमें है पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड जियो एंड साइंस टेक। साइंस टेक में ज़्यादा हमारे पास टॉपिक नहीं है, तो साइंस टेक भी ईजिली कवर्ड हो जाएगा एंड ऐसे आपका मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, एक ऐसे 2 या 3 दिन पे आप लिखोगे, ये हो गया। बाकी फिर पॉलिटी के 2-3 टॉपिक लेके चलोगे, इको के 1 टॉपिक लेके चलोगे, साइंस के 1 टॉपिक लेके चलोगे। इस तरीके से आपको डेली टारगेट्स रखना है और इसको कंप्लीट करना है। चाहे तो आप नोट्स रेफर करो किसी के, या आप खुद से नोट्स बनाओ।
आप नोट्स रेफर करो, साथ साथ खुद से नोट्स बनाओ, एक शॉर्ट पेज का नोट्स अगर आपके नोट्स नहीं कंप्लीट है। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका 3.5 मंथ्स में आपका मेंस मेजॉरली कवर हो जाएगा और आप आंसर राइटिंग भी करोगे। इसमें भी आप साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग करोगे। जैसे हमने 4 दिन पे रखा है, आप अपने हिसाब से रख लो, 2 दिन पे रख लो, डेली रख लो, 3 दिन पे रख लो, वीकली रख लो, ये अपने हिसाब से देख लो कि आपको कैसे रखना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। अब बात करते हैं, ये हमने कवर कर लिया कि विथ इन टाइम लाइन आपको GS1 GS2 ऐसे और ऑप्शनल कैसे करना है। ऑप्शनल मिस हो गया, मैं ऑप्शनल पे भी बात कर लेती हूँ। ऑप्शनल के लिए भी हम क्या करेंगे मेंस मेंटरशिप में कि आपको हम सोर्स बताएंगे, और ये अभी सिर्फ पॉलिटी, इको, जियो एंड हिस्ट्री के लिए है। और प्लस जो BPSC के PYQs हैं जो 68 एंड 69 में दिया गया है, उससे आपको एक लेवल पता चल जाएगा। उसी आधार पे लेके हम आपको सोर्स बताएंगे, उस सोर्स को आपको पढ़ना है एंड आपका एक टेस्ट भी होगा ऑप्शनल का। तो ये होगा ऑप्शनल का, कैसे आपको ऑप्शनल भी करना है। अगर आपने पहले UPSC के लिए कर रखा है तो ऑप्शनल BPSC के लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक है आपके लिए, बहुत ही मतलब लोअर स्टैंडर्ड का पूछता है अगर आपने UPSC के लिए अच्छे से पढ़ रखा है तो ये हो गया आपका हाउ टू कवर द सिलेबस विथ इन टाइम। आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट पे हम बात कर लेते हैं। तो पहला है कि ये कि विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एग्ज़ाम में जाके बैठना मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। एक कहावत सुनी होगी आपने, एक कोटेशन सुना होगा कि इफ़ यू डू नॉट प्रिपेयर then you are definitely gonna fail, but when you decide that you don't prepare, you are preparing to fail। तो अगर आपने विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जाके किए हुए एग्ज़ाम में जाके बैठ रहे हो, मतलब आप फेल होगे ही होगे। एक अगर आप पेपर कंप्लीट भी कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस को एड्रेस भी कर लेते हो, बट जो उसमें आप लिख के आओगे वो बिलो एवरेज भी नहीं, बहुत बेकार लिख के आओगे, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे और ऐसे भी आप मेंस नहीं क्वालिफाई करोगे। कर भी लोगे तो बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन होगा, और होगा भी तो रैंक बहुत लो आएगा। फिर से उसी साइकिल में रहोगे कि मुझे अब फिर से BPSC देना है अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। ये हो गया। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 16 क्वेश्चन आपके GS1 में, 20 क्वेश्चंस आपके GS2 में एंड 3 ऐसे आपके ऐसे में। ऐसे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें आप 10 मिनट आप ड्राफ्ट बनाने में दे सकते हो, 10 से 15 मिनट, एंड 50 टू 45 मिनट्स आप ऐसे में लिखने में दोगे। ये हो गया। अब हम GS1 के बारे में बात कर लेते हैं। GS1 के में 2 DI का क्वेश्चन होता है। अब ये DI सॉल्व करने का टैक्टिक्स और टेक्निक सबका अलग होता है। मेरा अप्रोच क्या है फॉर दी प्रीलिम्स एंड मेंस की, मैं मैथ पहले सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मेरे जो मैथ है वो थोड़ा सही है। तो मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में टू दी पॉइंट नंबर ला सकती हूँ, जितने मार्क्स है उतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं मैथ्स हमेशा पहले सॉल्व करती हूँ। तो मैथ्स मैंने सॉल्व कर लिया, और मेरा जो सॉल्व करने का टाइमिंग होता था 2 DI का क्वेश्चन, एक DI के क्वेश्चन में 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसको सॉल्व करने में मुझे लग जाता था ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स। तो मैं 45 मिनट्स ही लेके चल लेती हूँ, तो मेरे पास 2 घंटा 15 मिनट बच जाते थे टू कंप्लीट ऑल द GS1 क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का था। तो इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। GS2 के पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 घंटे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम GS1 और GS2 की बात करें तो टाइम मैनेज आपको कैसे करना है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 रहेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब अगर आप एक सेक्शन उठाओ, हिस्ट्री का उठाओ तो उसमें 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स उठाओ उसमें 5 क्वेश्चन, पॉलिटी उठाओ उसमें 5 क्वेश्चन, जियो एंड इको उठाओ तो उसमें 5 क्वेश्चन, एंड साइंस टेक उठाओ तो उसमें भी 5 क्वेश्चन। तो ये सब में 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। अब इसका एक एवरेज निकलता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में
आपको 6 से 7 मिनट देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 20 से 22 मिनट देना है। अब ये 6 से 7 मिनट आप हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला नंबर शॉर्ट ही होता है, तो ABCDE क्वेश्चन नंबर है आपके पास। आपने ये देखा कि एक तो पहली बात ये क्लियर कर लो कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको दम बिल्कुल नहीं आता होगा। ऐसा नहीं कि सब आपको दम बिल्कुल अच्छे से आता है, सबका लेवल अलग होगा। ये जैसे आपको 5 क्वेश्चन मिले तो आपको पता है कि ABCD थे तो मुझे अच्छी तैयारी है, मेरे पास इससे रिलेटेड कंटेंट भी है और मैंने प्रैक्टिस भी कर रहा है लिखा है। लेकिन D और E में मेरे पास कंटेंट है बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है उतना, और कंटेंट भी नहीं है मेरे पास, बहुत कम है, लेकिन मुझे जनरलाइज आंसर लिखना है। तो ये होगा आपके साथ। तो क्यों ना जो आपको आता है उसमें आप 6 से 7 मिनट दो, और जो नहीं आता उसमें 5 मिनट दे के उसको फिनिश करो क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जहां आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं वहां क्वेश्चन छोड़ोगे तो 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा आपको। तो क्यों ना मैं 2-3 मार्क्स के लिए भी फाइट करूं, क्योंकि यहाँ 1 मार्क्स के डिफरेंस से काफ़ी रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो ये तो ध्यान रखो कि 6 से 7 मिनट उनके लिए है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है जिसमें आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, इसका कंटेंट मुझे अच्छे से आता है। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने जरूर लिखा ही होगा। मैं उस तरीके से बात करूँ, ये मत बोल देना कि क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा। कुछ कुछ आ सकते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम, नो डाउट, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल टाइम हो गया कि इसको इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? देखिए हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हम घर पे बैठ के करते हैं प्रैक्टिस। अब घर पे बैठ के करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 घंटा में एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये गलत हो जाती है। शुरू में आप 1 घंटा में एक क्वेश्चन लिखो, आप सोचो कि आप बिल्कुल परफेक्ट लिखो, तो इसीलिए सोच सोच के आराम से बैठ के हैंड राइटिंग बना के लिखोगे आप। बट ये फिजिबल, मतलब ये सही तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है। लेकिन आपने पहली बार क्वेश्चन आंसर लिखा है, शुरुआती में कर रहे हो, बिगनर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा में क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी को कंटिन्यू नहीं रखना है, मुझे इसको टाइम पे लाना है। अभी टाइम पे लाने के लिए यू कैन यूज़ अलार्म टेक्निक। अलार्म लगा दो, एक क्वेश्चन पे लेके प्रैक्टिस करो। बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हो, 22 मिनट का अलार्म लगाओ, टाइमर लगाओ और क्वेश्चन लिखो। और जैसे ही 22 मिनट कंप्लीट हो गया, लीव योर आंसर। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना कि मुझे आता हुआ भी क्वेश्चन छूट रहा है, तब तक आप फिर इंप्रूव नहीं करोगे। फिर सोचो कि अब इसके आगे क्या लिखोगे। जब हो गया कि लीव हो गया, इसमें मुझे फुल मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, जितना मैंने लिखा उसी हिसाब से मुझे मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे टाइम के अंदर ही करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपको 3 घंटा ही मिलेगा। साथ साथ बीच बीच में आपको साइन करना है, इन्विजिलेटर बार बार आपको रिकॉल करवाएगा कि इतना टाइम बाकी है। और बहुत ही प्रेशराइज इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है, इतना जल्दी जल्दी पेपर लिखना है, स्पेशली इन GS2। तो ये टाइम का जो प्रैक्टिस है, ये आप घर पे अच्छे से बहुत अपने डिसिप्लिन से ऑनेस्टी के साथ कर लेना, सो दैट रियल एग्जाम में आपको प्रेशर फील ना हो। प्रेशर फील होगा बट विदाउट तैयारी वाला प्रेशर अलग होता है, विद तैयारी वाला प्रेशर अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है। अब हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज काफ़ी इंक्वायरी आई है सर को, मुझे दोनों को, कि कैसे ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा, और फ़ोन पे उतने अच्छे से बता नहीं पाते कि कैसे चलेगा। तो लेट्स डिस्क्राइब हेयर कि मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा कैसे चलेगा। तो जो लोग भी तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं, उनका तो मेंस कंप्लीट है, उनको रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है, मॉक टेस्ट देना है। और मेंस मेंटरशिप में और भी लोग जुड़ना चाहते हैं, या जो जुड़े भी थे बट वो कहीं ना कहीं लैग कर गए उस टाइम, तो वो फिर से जुड़ सकते हैं। तो मेंस मेंटरशिप में सबसे पहले जो भी यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे आपको प्लान बताया है, वही प्लान वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जस्ट उसका ब्लूप्रिंट ही है, ठीक है। तो आप अगर खुद से फॉलो करना चाहते हो बिल्कुल करो, बट डिसिप्लिन के साथ करना, ये नहीं कि 2 दिन करना फिर छोड़ देना, पूरे डिसिप्लिन के साथ करना। अब मेंस मेंटरशिप में सबसे पहले हम आपको टॉपिक लिस्ट देंगे। ये 25 दिसंबर से स्टार्ट है, और जैसा मैंने बताया 3.5 मंथ्स का ये है, तो ये आपका मार्च तक चलेगा। इसमें 17 टेस्ट इन्वॉल्व हैं, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे इसमें।
और दिस इज़ कंपलसरी, ये आपको देना ही देना है। अब हम आपको टॉपिक लिस्ट देंगे। तो सबसे पहले हम GS1 करवाएंगे एसे के साथ। ये होगा आपका। तो इसके साथ साथ आपका 4 दिन के इंटरवल पे टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा आपका। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो GS2 ऐसे साथ में चलेगा तब तक आपका ऐसे बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी हम बीच बीच में आपका एक ऐसे का टेस्ट लेते रहेंगे सो दैट आपका वो फ्लो बना रहे। फिर GS2 में भी आपका 4-4 दिन पे सेक्शनल टेस्ट होगा। जब ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आपका फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, GS1 का, GS2 का, ऐसे का। फिर उसके बाद आपका ऑप्शनल का टेस्ट चलेगा, एक ऑप्शनल का टेस्ट लिया जाएगा एंड प्लस हिंदी क्वालिफाइंग का भी एक टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी में दिक्कत होती है, उनमें से मैं एक हूँ। मुझे भी हिंदी में काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लिख के मैं हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर देने गई हूँ। तो होती है जिनको दिक्कत, वो बिल्कुल हिंदी पे भी करना चाहिए तैयारी। तो हिंदी का भी हम एक पेपर लेंगे। अब ये GS1 में DI भी इंक्लूडेड रहेगा, जो मैं बोलना भूल गई, एंड GS2 में तीनों सेक्शंस रहेंगे। अब क्या रहेगा, टॉपिक लिस्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए हिस्ट्री का टॉपिक लिस्ट तो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, उसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियोग्राफी को, साइंस टेक, उस सब का मिलेगा। अब हिस्ट्री का मैंने 42 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किया है, उसके साथ करंट अफेयर्स का भी टॉपिक रहेंगे। मान लीजिए उसमें भी 30 टॉपिक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग, जितने नंबर ऑफ डेज हैं, और उसी डेज के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ टारगेट्स जाएंगे। उस टारगेट के साथ आपको नोट्स जाएगा प्लस सब हेडिंग्स भी जाएगी, सो दैट आप उस नोट्स को यूज़ करते हुए, और सोर्स भी हम 1-2 प्रोवाइड कर देंगे, उस सोर्स को यूज़ करते हुए आप 1 पेजर नोट्स बना सकते हो। ये 1 पेजर नोट्स आपको रिवीजन के टाइम काम आएगा, क्योंकि नोट्स जो होगा वो हमारा 3 से 4 पन्ने, 2 से 3 पन्ने का होगा, जो आप इतना जल्दी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो हमारी तरफ से आपको रहेगा कि आप 1 पेज का रिवीजन का नोट्स बना सकते हो। तो वो हम आपको गाइडलाइन देंगे, कि सब हेडिंग देंगे कि इस तरीके से आप 1 पेजर रिवीजन का नोट्स बना लो। और ये आपका डेली टारगेट उस दिन का कंप्लीट हुआ। ये हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए एंड एसे के लिए भी रहेगा। एसे के लिए हम आपको एक टॉपिक देंगे, टॉपिक से बताएंगे कि ड्राफ्ट एसे आपको कैसे बनाना है, पहले तो हम ये बताएंगे। और 1-2 बुक है, तो वो बुक हम आपको रिकमेंड करेंगे कि उसको पढ़ना है, और पढ़ के जो भी उसमें मेजर पॉइंट्स है वो भी आपको नोट डाउन करना है, सो दैट बाद में आप जब एसे का ड्राफ्ट बनाओ तो उसको भी ध्यान में रख के ड्राफ्ट बनाओगे और एसे लिखोगे। तो ये डेली टारगेट का अप्रोच हुआ। और 4 दिन पे आपकी सेक्शनल टेस्ट होगी। उस सेक्शनल टेस्ट में हम आपको मॉडल आंसर तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हमें 1-2 क्वेश्चन का मैं खुद पर्सनली आपको लाइव आंसर राइटिंग टेलीग्राम पे एंड कभी कभी यूट्यूब पे, कि जो बच्चे मेंटरशिप नहीं लिए हैं उनको भी लाइव आंसर राइटिंग में जानने का मौका मिले कि एक मेंस के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और लिखना है। तो ये लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी रहेगा उसमें इंक्लूडेड। तो ये ओवरऑल प्लान है। और इसमें एक चीज़ ये है कि एनालिसिस का भी आपको टेक्निक बताया जाएगा कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। तो जो लोग नहीं जुड़ना चाह रहे हैं या उनको लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हैं, तो एनालिसिस का आई वुड से कि अपने नोट्स एनालाइज कीजिए कि 70 से 80% आप अपना नोट्स को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। और साथ साथ आप किसी टॉपर के कॉपी को एज ए रेफरेंस लेके उससे लेवल अप करने का ट्राई कीजिए। तो अभी तो बीपीएससी टॉपर्स के काफ़ी कॉपी पड़े हुए हैं, और साथ साथ यूपीएससी टॉपर्स के भी कॉपी को लेके उससे लेवल अप करने का ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो these are all the questions that I have to address regarding the mains strategy for the 70th BPSC. I hope आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी 1-2 डाउट होंगे ही, आई नो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड आप रितेश सर को भी बता सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके, तो उन डाउट्स पे भी हम लाइव आ जाएंगे और कोई वीडियो बना देंगे, सो दैट वो भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं।
एंड अगर आपको मेंस मेंटरशिप में ज्वाइन करना है तो सर के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट यू कि हम जो आपको टारगेट देंगे आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी टेस्ट की कॉपी हम नहीं चेक करेंगे। टेस्ट भी कंपलसरी है, जो हम टारगेट्स भी दे रहे हैं वो भी आपको कंपलसरी फॉलो करना है, तभी आप मेंस मेंटरशिप में ज्वाइन करेंगे। वरना सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए हमें एडमिशन नहीं लेना है। तो अगर आप सही में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तभी कीजिएगा। अगर आपको लगता है आप खुद ही करना चाहते हैं तो जो मैंने इसमें बताया है आपको प्लान, वही चीज़ हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच फिजिबल। बस डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए आपको, और ये डिसिप्लिन और डेडिकेशन आपके वो मैनिफेस्टेशन से आएगा कि आप कितनी जिज्ञासा से चाहते हैं, कितनी इच्छा से चाहते हैं कि आपका 70th BPSC फाइनल क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।